जी, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुम में। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो जो है लोड नहीं कर पाया, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक शोर होने के कारण मैं लोडिंग नहीं कर पाया। आज आपके लिए मैं 2 वीडियो जो है डालूँगा, दोनों को ज़रूर देखिएगा और थोड़ी-थोड़ी अंतराल पे मैं दोनों वीडियो डाल दूँगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं देर न करते हुए आज के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है वीडियो को जो है 5 से 7 मिनट देखते हैं, उसके बाद जो है चले जाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता है कि आप लोग जो है पढ़ना चाहते हैं या मीठा खाना चाहते हैं। अगर पढ़ने की इच्छुक है तो पूरा मात्र 15 मिनट के अंदर जो है आपको मैं 100 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा फास्ट क्या करूँ, वो भी कमेंट करिएगा, मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो चलिए देखते हैं आज के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चन को। अब पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जुबली परियोजना का संबंध किससे है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से। अगला क्वेश्चन, मित्र मंडल परिकल्पना से किसने अवगत कराया था? तो मोती भाई अमीन ने। अगला क्वेश्चन, किससे पहले की मुद्रित पुस्तकों को शैशव काल कहा जाता है? तो 1500 AD से पहले की पुस्तकों को। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय तथा संरचनाओं के लिए दस्तावेजों की आपत्ति व निबंधों पर निर्णय किस प्रकार किसके द्वारा जो है किया जाता है? तो FPBAL के द्वारा जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1965 से। अगला प्रश्न है, भारत में मानकों का निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? तो BSI। अगला प्रश्न है, भारत में मानकों का निर्धारण करने वाली प्रमुख संस्था BIS की स्थापना कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में सर्वप्रथम यूजर एजुकेशन का उपयोग किया गया? तो मार्टिन कॉलेज में। अगला प्रश्न है, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो ये पाक्षिक है। अगला प्रश्न है, सूचना साक्षरता के 7 स्तंभ यानी कि 7 पिलर्स का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो शकुंतल ने किया था। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम ई-लाइब्रेरी की स्थापना कब तथा कहाँ की गई थी? तो सिरसा हरियाणा में 2013 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई तथा कहाँ हुई थी? तो 19 जून 2018 नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मुक्त प्रवेश द्वार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो JD ब्राउन ने। अगला प्रश्न है, मुक्त प्रवेश द्वार प्रणाली को पहली बार किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो स्टेट लर्निंग पुस्तकालय के द्वारा जो है प्रथम बार शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय की ओर से कोई भी भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, नंबर डाल दे, भी कभी भी पहुंच का अधिकार देने वाला प्रकाशक को क्या कहते हैं? तो ओपन एक्सेस प्रकाशन। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, पुस्तकालय की ओर से कोई भी भुगतान किए बिना किसी को भी कहीं भी पहुंच का अधिकार देने वाले प्रकाशक को क्या कहते हैं? तो ओपन प्रकाशक। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, रत्न सागर, रत्न रंजिका, रत्नोदधि कौन से पुस्तकालय के भाग हैं? तो नालंदा लर्निंग सेंटर के भाग हैं। ये 3 है। अगला प्रश्न है, ऐसी सेवा जो हमें हर क्षेत्र के बीच जो कि प्रकाशित गुणवत्ता नियमित ओपन एक्सेस, ये भी क्वेश्चन यहाँ पे टाइपिंग कर दिए हैं, पत्रिकाएं निःशुल्क संपूर्ण पाठ देती है को कहते हैं? तो DOAG। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रॉन्ग हो रहे हैं जैसे नंबरिंग वाइज, इनको जो है सही कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DOAG साइट पर किसकी सूची शामिल है? तो ओपन एक्सेस पत्रिका की। अगला प्रश्न है, DOAG का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जनरल।
अगला प्रश्न, वह लाइसेंस जिसके द्वारा रचनाकार यह सूचित कर सकते हैं कि कौन से अधिकार वह सुरक्षित रख सकता है, वह कौन से छोड़ देता है, उस लाइसेंस को किस नाम से जाना जाता है? तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय पत्रिका साइंस का प्रकाशन कौन करता है? तो अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2014 में भारत सरकार के कौन से विभाग ने सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान हेतु अपनी नीति के रूप में ओपन एक्सेस को अनुमोदन किया? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी वर्ल्ड पत्रिका का प्रकाशन कौन है? तो जीडी ब्राउन। अगला प्रश्न है, ग्रंथालय के आधार हैं, यह कथन किसने कहा था? तो WCB शेयर्स ने। अगला प्रश्न है, कोई संग्रहण 20 साल के बाद अपनी प्रासंगिकता को खो देता है, इस अवधि के बाद ऐसी पुस्तकों को पुस्तकालय में नहीं रखा जाना चाहिए परंतु इसको हटाया या निकाल देना जाना चाहिए, यह शब्द किसका है? तो यह सर रंगनाथन ने कहा है। कुल मिला के बात यह है कि कोई भी पुस्तक अपने 20 वर्ष के बाद महत्व जो है खो देता है और उसे पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है और उसे वेडिंग आउट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय का महत्व उसमें पुस्तकों की संख्या की अपेक्षा पाठ्य सामग्रियों को उपादेय बना देने की क्षमता से निर्मित होता है, यह शब्द किसका है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का है। अगला प्रश्न है, भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय का हृदय स्थल होता है, यह कथन किसका है? तो राधाकृष्णन व CT देशमुख दोनों लोगों का है। ऑप्शन में आपको सिर्फ एक ही दिखाई देगा, दोनों नहीं दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, कोई विश्वविद्यालय उतना ही अच्छा होता है जितना कि उसका पुस्तकालय, यह शब्द किसने कहे थे? तो HGB हटचिंग ने। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार हर गांव में टैंक तथा कुएं होते हैं उसी प्रकार हर गांव में पुस्तकालय भी होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो चिल्का मंत्री लक्ष्मी नरसिम्हा का। अगला प्रश्न है, विश्व में उत्तम विचारों को जानने का सबसे तेज और सरल मार्ग सार्वजनिक पुस्तकालय है, यह कथन किसका है? तो गेरलर्ड जॉनसन का है। अगला प्रश्न है, रंगनाथन का पुस्तकालय विज्ञान में वही स्थान है जो आइंस्टीन का भौतिक विज्ञान में, यह शब्द किसका है? तो यूजिन गारफील्ड ने कहा था। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के कितने संस्करण आ चुके हैं तथा कब प्रकाशित हुए हैं? तो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी कि CCC की यहाँ पे बात हो रही है, तो 5 संस्करण आ चुके हैं, ध्यान दीजिएगा। 1934, इसलिए मैंने सबको एक साथ ही रख दिया है। 1934, 1945, 1951, 1958, 1964 और 1988 में 5वां रिवाइज्ड एडिशन जो है प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के किस संस्करण में आदर्श सिद्धांतों का निर्माण हुआ? तो दूसरे संस्करण में। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सूचीकरण के उपसूत्र पर यानी कैनन पर। अगला प्रश्न है, रंगनाथन ने क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के सिद्धांत किस पुस्तक में दिए हैं? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। आपको रंगनाथन की पूरी जितनी भी पुस्तकें हैं मैं इम्पोर्टेंट उसको जो है 1-2 वीडियो के अंदर या हो सकता है कि कल ही आज ही आपको जो है प्रोवाइड करा दूँ। अगला प्रश्न है, CCC के अनुसार यदि 2 सहकारक ग्रंथ निर्माण में एक प्रकार का कार्य किया है तो दोनों सहकारकों का नाम किससे जोड़ा जाएगा? तो एंड से जोड़ा जाएगा। करंट अफेयर भी आपके लिए जो है मैंने डाल दिया है और जैसे ही टाइम मिलेगा मैं करंट अफेयर्स और आपके लिए लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार आख्या, अनुच्छेद, टिप्पणी अनुच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद कहाँ से आरंभ होता है? तो द्वितीयक ऊर्ध्व रेखा से। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की मेन एंट्री में प्रथम ऊर्ध्व रेखा से कौन सा अनुच्छेद प्रारंभ होता है?
तो परिग्रहण संख्या, दूसरा है अग्र अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन है बुक इंडेक्स एंट्री यानी कि BIE कब बनाई जाती है? तो आख्या से विषय का पता न चलने पर। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किस प्रकार के संकलन कार्य के लिए नियमों का प्रावधान है? तो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के लिए, दूसरा बुक के लिए, तीसरा औद्योगिक प्रकाशन के लिए, चौथा जो है सार पत्रिका के लिए, पांचवा जो है अनुक्रमणिका पत्रिका के लिए। वीडियो ना समझ में आए तो जो है बार बार देखिएगा, क्योंकि CCC थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसको बार बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं वीडियो रोक के आराम से। अगला प्रश्न है वह कौन सा प्रथम कैटलॉग था जो आदर्श सिद्धांतों पर आधारित था? तो CCC। अगला प्रश्न है सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने तथा कब किया था? तो SR रंगनाथन ने 1938 में। अगला प्रश्न है सूचीकरण के आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया गया? तो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में। अगला प्रश्न है कैटलॉग कोड की प्रमुख प्रविष्टि में किस अनुच्छेद में उपलब्ध सूचनाएं पाठक के लिए नहीं होती है? तो संकेतन अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है अंतर विषयी प्रविष्टि का दूसरा नाम क्या है? तो सब्जेक्ट एनालिटिकल एंट्री। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में क्लास इंडेक्स एंट्री किसके द्वारा जो है प्राप्त की जाती है? तो वर्ग संख्या के द्वारा। अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में किस एंट्री में संख्या जो है दर्शाई जाती है? तो CRE क्रॉस रेफरेंस एंट्री। अगला प्रश्न क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार संपादक के नाम को मेन एंट्री के किस अनुच्छेद में दर्शाते हैं? तो शीर्षक अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था के समान है। नई सामग्रियों को लेना, पुरानी सामग्रियों को छोड़ देना, आकार में परिवर्तन एवं नए आकार एवं पदों को लेना, यह शब्द किसने कहा है? तो रंगनाथन ने कहा है। अगला प्रश्न है भगवान ने मुझे इस बात के लिए चुना है और जो गौरव मुझे प्राप्त हुआ है वह मेरे बाद की पीढ़ियों के लिए काम आए ताकि वह भी अपना जीवन पुस्तकालय विज्ञान एवं सेवाओं में संपूर्ण हृदय से लगा सकें। यह शब्द किसने कहे थे? तो SR रंगनाथन ने कहे थे। अगला प्रश्न है सार्वजनिक पुस्तकालयों की जिम्मेदारी स्थानीय एवं राष्ट्रीय प्राधिकरण की है। इसका समर्थन निश्चित निधानियों एवं वित्त पोष राष्ट्रीय एवं स्थानीय सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यूनेस्को ने कहे हैं। अगला प्रश्न है जब किसी विशिष्ट का शीर्षक किसी पुस्तक के विशिष्ट विषय को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो विषय सूची। अगला प्रश्न है लेखक सूची और शीर्षक सूची का सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो नाम सूची। अगला प्रश्न है शब्दकोश सूची या डिक्शनरी कैटलॉग का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एमी कटर का। 1876 याद होगा आपको, मैंने बताया था। अगला प्रश्न है पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन किसने किया है? तो चार्ल्स एमी कटर ने। अगला प्रश्न है पुस्तकालय सूची के उद्देश्यों का वर्णन चार्ल्स एमी कटर ने किस पुस्तक में तथा कब किया था? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में 1876 में। अगला प्रश्न है द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1883 नाम का आर्टिकल किसने लिखा था? तो चार्ल्स एमी कटर ने। ये पुस्तक जो है पूछ भी देता है कभी कभी पुस्तकों के नाम, तो मैं आपके लिए जो पुस्तकों के नाम भी लेके आऊँगा। अगला प्रश्न है द बफेलो पब्लिक लाइब्रेरी इन 1883 नामक आर्टिकल चार्ल्स एमी कटर ने कब लिखा था तथा किसकी कॉन्फ्रेंस में लिखा था? तो 1883 में ALA की 6वीं जो है कॉन्फ्रेंस में। अगला प्रश्न है किस दस्तावेज में मेटाडाटा किसी वास्तविक चित्रण का उदाहरण है? तो कार्ट कैटलॉग का। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1841 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कोड में कुल कितने नियम हैं? तो 91। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कोड की शुरुआत किसने की थी? तो
एंथोनी पेंजी ने। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कोड का नवीनतम संस्करण कब आया था? तो 1936 में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश म्यूजियम कोड का नवीनतम संस्करण में कितने नियम थे? तो 41। अगला प्रश्न है किसने सर्वप्रथम औपचारिक संहिता के द्वारा उनके पुस्तकों के सूचीकरण के लिए प्रसूचीकरण नियमों का संहिताबद्ध किया? तो एंथोनी पेंजी ने। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर कंपाइलिंग द कैटलॉग ऑफ प्रिंटेड बुक मैप एंड म्यूजिक ब्रिटिश म्यूजियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंथोनी पेंजी। अगला प्रश्न है जावेट कोड का निर्माण कब हुआ था? तो 1852 में। अगला प्रश्न है जावेट कोड में कितने नियम थे? 39। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो चार्ल्स एमी कटर ने 1876 में। अगला प्रश्न है आरडीसी का पूरा नाम क्या है? तो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। अगला प्रश्न रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग में नियमों की संख्या कितनी है? तो 205। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4 संस्करण। अगला प्रश्न है कब प्रकाशित हुए? तो पहला जो है 1876, दूसरा 1889, अगला 1891, चौथा 1904। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का चौथा संस्करण कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग के नवीनतम संस्करण में कुल कितने नियम थे? तो 369। अगला प्रश्न है डिक्शनरी कैटलॉग का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स एमी कटर को। अगला प्रश्न है कैलिबर का आयोजन वर्ष में कितनी बार होता है? तो 2 बार होता है। अगला प्रश्न है इंडियन साइंस ऑफ स्टेट किस वर्गीकरण पद्धति का उपयोग करता है? तो यूडीसी का करता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कौन करता है? तो इंसडॉक करता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1994 से। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन का प्रकाशन की आवृत्ति क्या है? तो त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है मैत्रेयी सॉफ्टवेयर को किस लिए विकसित किया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के लिए। अगला प्रश्न ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने की थी? तो निक ने 2003 में। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का 2007 में कौन सा वर्जन आया? तो 3.0। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का वर्तमान में कौन सा वर्जन है? तो 4.0 चल रहा है। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय कैसा सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न ग्रंथालय सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने की थी? तो इंसडॉक ने की थी। अगला प्रश्न बेसिक पुस्तकालय सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया? तो इन्फॉर्मेशन डायमेसिक यूएसए ने। अगला प्रश्न है विनिसिस सॉफ्टवेयर की शुरुआत किसने की थी? तो विप्रो ने। अगला प्रश्न सीडीएस तथा आईएसआईएस सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने तथा कब की थी? तो यूनेस्को ने 1985 में। दोस्तों राजस्थान जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2008 मैं कंफर्म तो नहीं बता पाऊँगा, शायद 2019 में जो 30 या 31 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें जो है इसका पूरा नाम पूछा था। और जो है जितने भी प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उनको भी ज़रूर जाके देख लीजिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं सीडीएस तथा आईएस सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा गया है? तो पास्कल भाषा में। अगला प्रश्न सीडीएस तथा आईएस सॉफ्टवेयर कितने चरणों में बना? तो 4 चरणों में बना। अगला प्रश्न है सीडीएस तथा आईएस सॉफ्टवेयर किस प्रकार की प्रणाली है? तो डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। अगला प्रश्न है सीडीएस तथा आईएस सॉफ्टवेयर के संदर्भ में एफएसटी का पूरा नाम क्या है? तो फील्ड सेलेक्टेड टेबल। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न सीडीएस तथा आईएस सॉफ्टवेयर की रूपांतरण भाषा में पहला टैग कौन सा आता है? तो 7। तो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।